प्यारे बच्चों, अगर आप 10वीं क्लास में हैं और बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि यहाँ से बार बार आपके प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड के एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है वस्तु विनिमय प्रणाली। देखिए ये क्या होता है कि इस प्रणाली में मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तुओं का आदान प्रदान होता है। मतलब कि वस्तु विनिमय प्रणाली में पैसे की आदान प्रदान नहीं होता है। मान लीजिए किसी बच्चे के पास पेंसिल है और आपके पास पेन है, तो पेन और पेंसिल में अदला बदली कर लो तो उसको कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। ठीक है, यानी कि एक वस्तु को देकर दूसरा वस्तु लेने को कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। ठीक है, अगला देख लीजिए आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। दोहरा संयोग का मतलब होता है कि दोनों को जरूरत होना चाहिए, यानी आपको पेंसिल है और आपको पेन की जरूरत है, किसी के पास पेंसिल है उसको पेन की जरूरत है, तो यानी दोनों को उस चीज की जरूरत होगा तभी जाके वस्तु विनिमय प्रणाली होगा। इसलिए इसे कहा जाता है दोहरा संयोग अनावश्यक, यानी कि होना चाहिए, आवश्यक होना चाहिए। ठीक है, समझ लीजिए जैसे कि मान लीजिए आप अगर मान लीजिए हमारे पास पढ़ने आएंगे, आप हमें पढ़ने आएंगे तो मुझे पैसे नहीं, मुझे मतलब गेहूं की जरूरत है, तो आप मुझे क्या करेंगे, गेहूं दे देंगे, मैं उसके बदले में आपको क्या दे दूंगा, जैसे कुछ चीजें दे दूंगा। कुछ चीजें का मतलब क्या, जैसे कि मैं यहां से आपको कॉपी दे दूंगा, ठीक है, कलम दे दूंगा, तो यानी कि दोनों में क्या हुआ, एक्सचेंज हो गया। तो दोनों, अगर आपको भी उस चीज की जरूरत होगी और मुझे भी जरूरत होगा तभी जाकर वस्तु विनिमय प्रणाली हो सकता है, अदरवाइज नहीं। अब देखिए विनिमय का माध्यम, मुद्रा विनिमय के देखिए मध्यस्थ काम करती है। विनिमय का माध्यम कहा जाता है किसी देश की सरकार को प्राधिकृत करती है, यानी कि एक चीज दे दिया दूसरी चीज ले लिया। ठीक है, विनिमय का माध्यम मुद्रा विनिमय, आजकल टाइम पे मुद्रा भी विनिमय होता है। फॉर एग्जांपल है ना, आप जैसे अगर अमेरिका जाना चाहते हैं तो आप भारतीय रुपया क्या करेंगे, वहां पे एयरपोर्ट पे आप जमा करा देंगे और वहां उसके बदले में आपको अमेरिका का डॉलर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो उसको कहते हैं मुद्रा विनिमय। आगे देख लीजिए क्या है मुद्रा का प्रयोग, यानी कि जो मुद्रा होता है उसका प्रयोग कहां करते हैं वो देख लेते हैं। मुद्रा का प्रयोग न एक प्रकार की चीजें खरीदने बेचने में किया जाता है, यानी कि कोई भी चीज, जैसे आपको पेन लेना है तो आप पैसे दे दिए, उसके बदले में आपको पेन मिल जाएगा। ठीक है, ये मुद्रा का प्रयोग हुआ। दूसरा प्रयोग विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्राप्त करने में किया जाता है। सेवाएं का मतलब होता है कि आप पैसे जिसे दे रहे हो लेकिन उसके बदले में आपको कुछ हाथ में नहीं मिल पा रहा है, लेकिन उसकी सेवा मिल रहा है, सर्विस मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल आप नाई के पास जाते हैं और आप वहां पे पैसे देते हैं, बदले में वो आपको क्या देता है, बाल काट देता है, लेकिन बाल तो वो देता नहीं है, बदले में खाली बाल काट देता है, आप चले जाते हैं तो उसको कहते हैं सर्विस। यानी कि मुद्रा का प्रयोग हम सर्विस सेक्टर में भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ना पढ़ने आते हैं तो हम यहाँ से आपको क्या करते हैं, पढ़ा के बेचते हैं, लेकिन उसके बदले में आपको हाथ में कुछ नहीं देते हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हम क्या करते हैं, सर्विस देते हैं। दूसरा देखिए डॉक्टर की सलाह, यानी कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं और आप उन्हें पैसे देते हैं, उसके बदले में आपको क्या मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ वो एडवाइस करते हैं, परामर्श देते हैं, वो प्रिस्क्राइब कर देता है एक चिट्ठा में कि आपको ये दवाई लेनी है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, मुद्रा का प्रयोग। आगे देख लीजिए मुद्रा की सहायता से कोई भी अपनी चीजें बेच सकता है, यानी कोई भी चीज मुद्रा यानी कि आप बेच सकते हैं और हमें एक दूसरे की चीजों को भी खरीद सकते हैं। अगला पॉइंट देख लीजिए, इसी प्रकार में मुद्रा सेवाओं का भी लेन देन कर सकता है, यानी कि सेवाओं का लेन देन, यानी कि मुद्रा में भुगतान करने में बड़ी आसानी होती है। यानी कि पहले क्या होता था, वाटर सिस्टम में वस्तु विनिमय में लेन देन में बहुत कठिनाई होती थी, यानी कि एक दूसरे को जरूरत होती थी जब भी वो सामान खरीदा व बेचा जा सकता था। लेकिन जब मुद्रा चलन में आ गया, यानी कि पैसा चलन में आ गया, तो कोई भी चीज को आसानी से हम खरीद सकते हैं, कोई भी चीज आसानी से हम बेच सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए इसी प्रकार मुद्रा की सेवाओं में भी लेन देन कर सकता है। मुद्रा भुगतान करने में बड़ी आसानी होगी, यानी कि किसी कोई भी चीज चाहिए तो आप बड़ी आसानी के साथ, यानी कि 20 रुपए का, अगर 18 रुपए की चीज है तो आप 20 रुपए उसे देते हो, 2 रुपए वो वापिस कर देता है। ठीक है, और मान लीजिए अगर वस्तु विनिमय प्रणाली होता तो 18 रुपए की चीज 20 में होता है तो देना ही पड़ता। समझ गए। आगे देखो, लोग बैंकों में अतिरिक्त नगद अपने नाम से खाता खोलकर जमा करा देते हैं। अब देखिए क्या कि आपके पास पैसा है, नगद है, तो आप बैंक में खाता खुलवा लेंगे, वहां पे पैसा रख सकते हैं। लेकिन अगर वस्तु विनिमय प्रणाली था तो बैंक में जाकर 4 बोरा गेहूं तो नहीं रख सकते थे ना, तो उस समय दिक्कत होती थी किसमें, वस्तु में प्रणाली स्टोरेज करने में। खाते में जमा धन की मांग जरिए निकाला भी जा सकता है, यानी कि आपने पैसे को जमा करा दिया तो आप जब मर्जी चाहो बैंक से निकाल सकते हो। चेक एक ऐसा कागज है जो चेक बुक होता है, किसी खाते के चेक पर लिखने पर दूसरे व्यक्ति खासकर रकम भुगतान करने का आदेश देता है। मान लीजिए एक पेपर होता है चेक बुक, आप ना आपके खाते आपने चेक लिख दिया, अमाउंट लिख दिया और किसी दूसरे को दे दिया, तो उसको एक आदेश दे देता है बैंक की, वहां से आप पैसे को निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए बैंकों के ऋण संबंधी गतिविधियां। ऋण का मतलब होता है लोन, यानी कि आप कोई भी चीज लोन लेते हैं तो वो ऋण है। कह भारत में बैंक जमा केवल 15% हिस्सा अपने पास रखता है, यानी कि क्या करता है, जब लिया आपने 100 रुपये आपने जमा कराया, यानी बैंक में आपने क्या किया, 100 रुपये आपने जमा करा दिया, तो वो क्या करेगा, 15 रुपए अपने पास रखेगा, 85 रुपए क्या करेगा, वो लोन के रूप में दूसरे को दे देगा और उससे क्या करेगा, वो पैसे को कमाएगा। इससे किसी एक दिन में जमाकर्ताओं के द्वारा निकालने की संभावना देखते हुए प्रावधान किया जाता है। आगे देखिए बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग को ऋण देने की इस्तेमाल करता है, यानी कि बैंक क्या करता है, जितना पैसा उसके पास जमा होता है वो ऋण दे देता है। तो आप कहोगे सर हम जाते हैं तुरंत कैसे वो पैसे दे देता है, तुरंत तो दे देता है, तो 15% होता है। उसके बाद क्या करता है, अगर ज्यादा उसकी मांग हो जाती है तो आरबीआई से वो पैसे ले लेती है। ब्याज के बीच देखिए, ब्याज के बीच अंतर बैंकों की आय प्रमुख स्रोत है। मान लीजिए क्या है ना, तो यानी कि जो बैंक कमाते कैसे हैं, तो बैंक इस तरह से कमाते हैं। मान लीजिए आपने 100 रुपए दिया तो 100 रुपए से 15 रुपए वो रख लिया, 85 रुपए जो है वो दूसरे को लोन दे दिया और उस लोन पर वो 10% इंटरेस्ट चार्ज करेगा।
ठीक है, 10% क्या करेगा, इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो और उसके बाद आपको 5% देगा या 3% देगा, ठीक है। तो वो जो बाकी 7% जो हो गया वो बैंकों का क्या हो गया, इनकम हो गया, ठीक है। आगे देखिए कुछ बातें हैं। ऋण की शर्तें, ब्याज की दर, जो ऋण की शर्तें होती है वो ब्याज की दर होता है, ठीक है। आगे पॉइंट देख लीजिए, आपके जो इंपॉर्टेंट है, जो पेपर की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो देख लीजिए। समर्थक ऋण धार, ठीक है, यानी कि एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। आवश्यकता कागजात, कुछ कागजात भी चाहिए, यानी मान लीजिए अगर आपको लोन चाहिए तो कागजात आपको कुछ, जैसे कि पहचान पत्र हो गया या फिर आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ये सारे आपको चाहिए। भुगतान के तरीके, उसके बाद है ना वो इंस्टॉलमेंट चार्ज करते हैं, यानी किसी को बैंक को अगर लोन देता है तो इंस्टॉलमेंट की तरह वो पैसे चार्ज करता है, ठीक है। अब देखिए भारत में औपचारिक क्षेत्र में शाख और भारत में कई ऐसे हैं जो औपचारिक क्षेत्र है, एक होता है अनौपचारिक, होता है औपचारिक। औपचारिक होता है जो लीगलाइज तरीके से होता है। देखो बैंक सहकारी समितियों के लिए कर्ज और औपचारिक ऋण कहलाते हैं, ठीक है। बैंक और सहकारी समिति से लिए कर्ज औपचारिक क्षेत्र का ऋण कहलाते हैं। मान लीजिए कि आप है ना पैसे की जरूरत पड़ा तो अगर आपने बैंक से पैसे लोन लिए तो वो क्या कहलाएगा, औपचारिक कहलाएगा। इसके अलावा सहकारी समिति का मतलब होता है कोऑपरेटिव कमेटी। कोऑपरेटिव का मतलब होता है जो लोगों के द्वारा उसमें से जैसे 10-15 लोग उसमें हो गए और उन्होंने एक कमेटी बना लिया और कमेटी में पैसे दिए, उस कमेटी के अकॉर्डिंग आपने क्या करा, लीगलाइज जो होता है अथॉरिटी, ये नहीं कि गली मोहल्ले में कोई कमेटी चला रहे हैं, वो लीगलाइज नहीं है, ठीक है। जो गवर्नमेंट को रजिस्टर्ड होते हैं जो कमेटीज, उसे कहते हैं कोऑपरेटिव बैंक। आपने सुना भी नाम होगा कि एक कोऑपरेटिव बैंक भी होता है। आगे देख लीजिए क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक की कार्य, ये महत्वपूर्ण है जो पेपर में आपके पूछते हैं, क्या भारतीय रिजर्व बैंक के क्या कार्य हैं। तो देखिए एक है केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी और नोट जारी करता है, यानी कि केंद्रीय जो सरकार है उसकी तरफ से करेंसी यानी कि जो पैसा है वो नोट जारी करेगा कौन, भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। देखता है कि बैंक में वास्तव में नगद और शेष बनाए रखता है, यानी कि बैंकों में नगद और शेष बनाए रखता है। और इसलिए जो भारतीय रिजर्व बैंक है जिसे आरबीआई कहते हैं, किसको, आरबीआई। तो ये जो आरबीआई होता है ये बैंकों का बैंक होता है, यानी कि जितना भी छोटे मोटे बैंक होते हैं, एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, ठीक है, ये सारे बैंक का बैंक होता है कौन, आरबीआई। आरबीआई जिस तरीके से रूल और रेगुलेशन लागू करता है ये सभी बैंकों को अनुपालन करना होता है। आगे देख लीजिए, समय पर बैंकों से यह जानकारी लेता है कि कितना और किनको किस ब्याज दर पर ऋण दे रहा है, यानी कि आरबीआई सब बैंक को पूछता है कि भाई ये बताओ कि तुम कितना रेट पे ब्याज दे रहे हो, कितना लोन दे रहे हो, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहे हो, ठीक है। आगे देखिए अनौपचारिक, देखिए औपचारिक तो वो है जो लीगलाइज यानी सरकार के देखरेख में काम हो रहा है। अब देखिए अनौपचारिक भी होता है, अनौपचारिक जैसे साहूकार, व्यापारी, मालिक, रिश्तेदार, दोस्त आदि। आप मान लीजिए ना बैंक से आपने पैसे नहीं लिए, आपने चाहा कि नहीं मैं ना किसी अपने दोस्त यार से ले रहा हूँ, किसी साहूकार से ले रहा हूँ जो कि बड़े मालिक होते हैं, व्यापारी, उनसे आपने ले लिया ब्याज, तो वो भी क्या हुआ, अनौपचारिक, ठीक है। जैसे मान लीजिए ना आपको अभी पैसे की जरूरत है, आप बैंक में नहीं गए, मेरे से कहा कि सर आपने आप है ना मुझे 10,000 रुपए दे दो, तो मैं कहा 2% लगेगा या 3% लगेगा या 1% ब्याज लगेगा, तो ये क्या हुआ कि आपका अनौपचारिक हो गया। लेकिन अगर आप बैंक से जाकर लोन ले लिए तो वो हो गया औपचारिक। अब देखिए ऋणदाता इच्छित दरों पर ऋण देता है, इसमें क्या कहता है, जो ऋण देने वाला होता है जैसे कि जो देता है वो अपना दर फिक्स कर लेगा। मान लीजिए अगर पैसे नहीं मिल रहा तो आपको कहेगा 10% लगेगा ब्याज आपको, तो आप लोगे ही, ठीक है। तो वो हो गया ऋणदाता के इच्छित दरों पर ऋण देता है। नाजायज तरीके से अपना ऋण वापस लेता है, यानी कि कई नाजायज तरीके होते हैं जो अपना वो ऋण को वसूल लेता है, ठीक है। तो ये चीज आप देख लीजिए। अभी हमने कराया मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरा संयोग की समस्या को समझाइए। तो अभी हमने बताया कि जो मुद्रा आवश्यकताओं की दोहरे संयोग तक समस्या क्या होता है, जैसे कि अगर वाटर सिस्टम होगा विनिमय मुद्रा, तो उसमें क्या होता है कि दोनों को वो वस्तु चाहिए, आवश्यकता होगा तभी वो संयोग होगा। चेक क्या है, चेक अभी मैंने आपको बताया कि चेक एक कागज होता है जिस पर कि जो बैंक खाता यानी कि जो खाता धारक होता है वो अपने नाम से या जिस किसी व्यक्ति को वो पैसे मुद्रा देना चाहता है उसके नाम लेकर चेक काट देता है और उससे वो बैंक आदेश दे देता है कि उस व्यक्ति को क्या करे, डिपॉजिट करे, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य की गतिविधि आपको मैंने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो बैंकों का बैंक होता है और सभी बैंकों का वो निगरानी रखता है, रूल्स रेगुलेशन बनाता है। आगे अनौपचारिक क्षेत्र से अधिक ऋण क्यों लेते हैं। अब देखो जो अनौपचारिक क्षेत्र होते हैं जैसे कि गांव घर में जो आपका साहूकार है, व्यापारी है, छोटे मोटे बड़े बड़े किसान है, वो क्यों लेता है, क्योंकि देखो मुद्रा वस्तु और सेवाओं के विनिमय में बड़ी उपयोग सिद्ध होता है। आप मुद्रा बाजार से जो खरीदना चाहते हैं, जो कपड़ा, बर्तन, जूते आदि आसानी से खरीद सकते हैं, ठीक है। लोग अनौपचारिक क्षेत्र से अधिक ऋण क्यों लेते हैं, कि आपको ये चीजें पता है कि मुद्रा वस्तु की सेवाओं के विनिमय में बड़ी उपयोगी सिद्ध होता है। आप मुद्रा वेतन जो भी खरीदना चाहते हैं वो ले सकते हैं और इंस्टेंट आपको मिल जाता है। आप मुद्रा किसी भी कारीगर से, चाहे बढ़ाई, लोहार को मकान बनाने मिस्त्री या दीवारों पर करने वाला पेंटर, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार काम ले सकते हैं। मुद्रा आपको आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या बचाती है और इसकी काफी दर्द कम हो जाता है। यानी कि जो मुद्रा होता है वो दोहरे संयोग को बचाता है, यानी कि उसको जो चाहिए, आपको जो चाहिए तभी हो सकता है, अदरवाइज नहीं, ये चीज बचाता है। इसके अलावा यहाँ पे देख लीजिए और भी कई सारी चीजें हैं,
ठीक है। फर्स्ट एक जूता बेचने वाला खरीदना चाहता है, पहले उसे जूता खरीदने वाला व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा। मान लीजिए अगर वाटर सिस्टम होगा यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली, तो मान लीजिए एक जूता बेचने वाला है, अगर वो जूता बेचना चाहता है तो दूसरे व्यक्ति का जूता खरीदने वाला ढूंढेगा, फिर उसने देखना होगा कि वो जो कुछ सामान उसके पास है उसके काम का चीज है कि नहीं या भोजन है कि नहीं, तभी वो बेच पाएगा, तो वो दिक्कत होगा। ठीक है, चेक तो आपको बता ही दिया, रिजर्व बैंक बता दिया, ये सारे प्रश्न के जो अभी मैंने उत्तर बताया ये सारे था। ठीक है, तो ये था महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपके पेपर की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट था, जो हर बार एग्जाम यहां से पूछते हैं। ठीक है, जैसे आरबीआई का कार्य वगैरह। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर इस चैनल पे आप नए तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपके एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स आ पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।